माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमें कम नहीं आता। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केदार विश्वकर्मा। स्वागत है आपका विश्वकर्मा वॉइस में। 15 अगस्त को लाल किले के भाषण में नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा, दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वे रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन्हें आइसोलेट करना होगा। इस शब्द को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस शब्द के कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। इस टिप्पणी के बाद बीजेपी नेताओं ने पी चिदम्बरम को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, अब हम समझ सकते हैं कि पी चिदम्बरम के गृह मंत्री रहते नक्सलवाद क्यों फैलता फूलता रहा। 2004 से 2014 के बीच नक्सल से लड़ते हुए हमारे जवान 2000 से भी अधिक मारे गए। लेकिन आज मोदी सरकार और अमित शाह की दूरदर्शिता के कारण नक्सलवाद और माओवाद का पूरा सफाया हो गया है। लेकिन कांग्रेस के काल में उन्हें पूरा समर्थन हासिल था और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जितने बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, उतनी उसके बाद कभी नहीं हुई। दिमागी नक्सल जैसे शब्दों का सबसे पहला प्रयोग पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने 2010 में किया था। वे केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए यूनिवर्सिटी और मीडिया में नक्सल सपोर्टर खोज रहे थे ताकि सरकार की नीतियों का खुला समर्थन करते रहें और सत्ता पर अपनी धाक और प्रभुत्व को कायम रख सके। उस वक्त वे युवाओं के मन में राष्ट्र, लोकतंत्र, सुरक्षा बलों, न्यायपालिका, सरकार, संविधान और हमारी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने का प्रयास करते रहें। इन्हीं के कालखंड में निवेदिता मेनन जैसे प्रोफेसर ने JNU में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 2016 में कहा था, सभी जानते हैं भारत ने अवैध रूप से कश्मीर पर कब्जा किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मणिपुर और कश्मीर पर भारतीय सरकार ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उसने यह भी कहा कि हिंदू समाज दुनिया का सबसे हिंसक और मूल रूप से हिंसक समाज है। सोचिए, भारत की सरकार से प्रोफेसर के रूप में मोटी रकम तनख्वाह के रूप में पाने वाले प्रोफेसर की विचारधारा कितनी निम्न स्तर की है। इसी तरह जंतर मंतर में CJP प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया। मुझे लगता है कि पिछले 12 साल में ऐसे उनको बार बार एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम यहाँ के नहीं हो। CJP के प्रोटेस्ट जो उनसे थोड़ा सांस लेने की जगह दी है
और मुसलमानों को शायद लगने लगा है कि शायद इस मनुष्य देश में हमारे लिए भी कोई जगह है। मतलब ऐसे लोग देश में रहकर देश का खाकर और कुछ भी बकने की स्वतंत्रता होने बाद उस देशभक्त को मनहूस कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जो देश के विरोध में अनाप शनाप बके उसे सारी सुविधाओं से वंचित करके जेल में डाल दिया जाए। अब हम इन जैसे लोगों के लिए तानाशाह सरकार ही चाहिए। इन्हीं के समय में रवीश कुमार, अजीत अंजुम, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों को सरकारी संरक्षण मिला हुआ था। अरुंधति राय जैसी लेखिका कश्मीरी आतंकी यासीन मलिक को खुला समर्थन देने में हिचकिचाती नहीं थी। ये भी निवेदिता मेनन की तरह विवादित बयान कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और यासीन मालिक के साथ इनका बहुत गहरा याराना है। इस तरह देखा जाए तो ये विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, बुद्धिजीवी बनकर लेखक, पत्रकार, एनजीओ के संचालक, कलाकार, एडवोकेट, दलित, ओबीसी चिंतक का लबादा उठकर शहरों में सेमिनार करते और वहीं से अपना नारा बुलंद करते, भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये वही नक्सली है जो फांसी पर लटकाए गए आतंकी अफजल गुरु के लिए अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है का नारा लगाते हैं और इनकी फांसी रुकवाने के दबाव बनाकर आधी रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं। पर कश्मीर के जनसंहार पर और विस्थापितों के न्याय के लिए उनके मुंह पर ताला लग जाता है। भारतीय सेना के जवानों को कोसते हैं, गाली देते हैं। इनकी शहादत पर विश्वविद्यालय में जश्न मनाते हैं। ये शहरी नक्सली हर आंदोलन में अवतरित हो जाते, जैसे किसान आंदोलन, नागरिकता संशोधन आंदोलन, इलेक्शन कमीशन के SIR आंदोलन, वक्फ बिल संशोधन विधेयक आंदोलन और हाल में हुए नीट आंदोलन। इस नीट पेपर लीक में ही अभिजीत दीप के, सौरभ दास, आशुतोष रंका, नेहा बोरा जैसे शहरी नक्सली के रूप में उभरे हैं। ये लोग जंतर मंतर में तो प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो दिलवा दिए, पर रांची छात्र आंदोलन में दीप के, सौरभ दास, आशुतोष रंका को अनुपस्थित होना साफ दिखलाता है। ये सब एनजीओ के फंड के इशारे पर नाच रहे हैं और देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये लोग नाथूराम गोडसे, वीर सावरकर को आतंकी मानते हैं और शरजील इमाम और दिल्ली दंगा के उत्तरदायित्व शरजील इमाम और उमर खालिद को देश हितैषी मानते हैं। कलाकारों में बात की जाए तो आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, सोनाक्षी सिन्हा तथा अन्य अभिनेता इस सरकार के कट्टर विरोधी और बीच बीच में सरकार विरोधी बयान देते आए हैं। अब इन कलाकारों को इस सरकार से इतनी नफरत है तो ये लोग पाकिस्तान, अरब, तुर्की जैसे देशों में बसेरा क्यों नहीं बसा लेते हैं। लेकिन वे वैसा नहीं करेंगे क्योंकि वे यहाँ के संसाधनों का उपयोग करेंगे और गुण गाएंगे अन्य इस्लामिक राष्ट्रों की। यही है इनके दोगले चरित्र की निशानी। जो समाज बात बात पर युवाओं को सड़कों पर हुड़दंग मचाने की बात करे, प्राथमिकता दे, तब समझ जाना कि ये लोग देश के लिए कितने खतरनाक है। इसलिए मोदी जी का कहना 100% सटीक है। दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। वे हिंसा अराजकता के रास्ता खोज रहे हैं। जंतर मंतर में हुआ आंदोलन इसका ताज़ा उदाहरण है। बस आज के लिए इतना ही। फिर किसी दूसरे मुद्दे को लेकर आज चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जेएनयू छात्र संघ ने कहा कि मेरी उस वक्त उनकी फिल्म थी, किरण ने कहा कि शायद हमें इंडिया छोड़ना पड़े। ये उसने कहा और मतलब आप उनको हम अपमानित करेंगे, मारेंगे, आप तुम्हारे सारे जीवनी की जो साधन है उसको बंद करेंगे, लेकिन तुम चू तक नहीं करोगे।
इस माहौल में इतने सारे मुसलमान जो वहाँ थे, जुनैद से लेकर सब कुछ, लेकिन अब तो उनको लगा उस क्षण में, उस मोमेंट में कि यहाँ हमारे लिए शायद जगह है। लेकिन अब दोबारा जो जिस तरह से रिप्रेशन हो रहा है और जुनैद के साथ भी जो हो रहा है, हम जानते हैं सीजेपी के लीडरशिप को और जो लेफ्ट ग्रुप्स थे वहाँ, उनको इस मुद्दे को बहुत सीरियसली उठाना होगा और उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोबारा करेंगे हम आंदोलन। देखते हैं, और करना पड़ेगा शायद, पता नहीं। जी अच्छा, इसमें मैं बस आखिरी कि भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है। दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। उसके बाद विवाद हुआ, लेकिन इस विवाद में निवेदिता के भाषण के खिलाफ एबीवीपी मैंने 4 इंडियन एयरफोर्स के अफसरों की हत्या की है। ऑन रिकॉर्ड ये स्वीकार करने वाले सेपरेटिस्ट यासीन मलिक इनका बहुत तगड़ा दोस्त है, इनका बहुत तगड़ा याराना है। अरुंधति रॉय के विदेशी अखबारों में लिखे और सेमिनारों में